हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की न्यू बुक से, नई किताब से, नई सिलेबस वाली किताब से दूसरी पोएम, पहली पोएम, फर्स्ट पोएम इससे पहले हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर इसका देखा जा चुका है। आज जो सेकंड पोएम इसकी है जिसका नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम को हम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे और स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस पोएम का जो हेडिंग है एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राइमरी, बिगिनिंग, ऐसा विद्यालय जो बिगिनिंग हो, प्राथमिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, उसको हम लोग एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। तो ये एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय की, एक ऐसे प्रारंभ के विद्यालय की बात पोएट कर रहा है जो कहाँ है, क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम कहते हैं दलित बस्ती, यानी ऐसी बस्ती, ऐसा विलेज, ऐसा कोई छोटा सा कस्बा जहाँ के लोग जो है अनडेवलप्ड हों, जहाँ के लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रही है, जहाँ के लोग जो अपना जो लाइफ जो है वो बहुत ही लोवेस्ट दैन लोवेस्ट, बड़े लो स्टैंडर्ड में सस्टेन कर रहे हों, ऐसी बस्ती के एक प्राइमरी स्कूल के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, वहाँ के गाँव के लोगों के बारे में पूरा नक्शा जो है ना पोएट ने हमारे सामने खींचा है। कि एक तरफ जहाँ पर कि हम बोस्टिंग करते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर लिया है, हमने प्रोग्रेस कर लिया है, हम यहाँ पहुँच गए, हम चाँद पर पहुँच गए हैं, मंगल पे पहुँच गए हैं, और वहीं पर हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे कुछ हिस्से में किस तरह से सोशल इनजस्टिस है, इनइक्वलिटीज़ हैं, और किस तरह से अनरेस्ट है, और किस तरह से एजुकेशन का जो है बैकबोन जो है एकदम जो है तबाह और बर्बाद हो गया, उसको सामने पोएट ने रखने की कोशिश की है। तो इस पोएम का नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जो कि एक झोपड़ बस्ती कह सकते हैं, बहुत ही मलिन बस्ती में एक है, उसे क्लासरूम के बारे में इस पोएट ने यहाँ पर कहा है। तो इस जो है पोएम के जो पोएट का नेम है वो आपके हैं स्टीफन स्पेंडर हैं, और ये स्टीफन स्पेंडर जो हैं 1909 में इनका बर्थ हुआ था और 1995 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट हैं और इनकी महान कई कृतियां हैं। इन्होंने सोशल फील्ड में और विश्व में पूरे शांति लाने में, और उसमें जो किस तरह से जो है शिक्षा, एजुकेशन का प्रचार और प्रसार हो, उसमें इन्होंने काफ़ी ये काम किया है। अब इसके बाद में पोएम में जो सेंट्रल आइडिया दिया हुआ, सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि इसको आपको अटैच कर दूंगा उसे जो है इस वीडियो लेक्चर के आखिर में, इससे आप वहाँ पर देख लेंगे और समझ लेंगे। और इस पोएम का थीम क्या है इसको आप ज़रूर जानना है कि व्हाट इज़ द मेन एम, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द गोल, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ऑफ राइटिंग बाय द पोएट स्टीफन स्पेंडर। तो इसका थीम क्या है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। सोशल इनजस्टिस मीन्स सामाजिक अन्याय, यानी समाज में न्याय नहीं है, समाज में सभी लोगों को न्याय नहीं, एक तरफ न्याय मिला है लोगों को, न्याय कुछ हिस्से में है और कुछ हिस्से में अन्याय है, बल्कि कुछ हिस्से में है, बहुत ज़्यादा हिस्सों में अन्याय है। और साथ साथ में क्लास इनइक्वलिटीज़, क्लास यानी वर्ग, द होल सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो what is the pitiable, very you can say a gloomy and sad condition of the lower class people, और किस तरह से उसमें इनइक्वलिटीज़ है, इंडिफरेंस है, उसको पोएट ने इस पोएम के माध्यम से आपके सामने, हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इसका पहला स्टेंजा हम देखेंगे। पहला स्टेंजा पोएम का जो स्टार्ट हो रहा है फार फ्रॉम, और यहाँ से लास्ट में है अदर दैन दिस। इसमें जो कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे गस्टी है, इसका मीन्स होता है विंड, हवा बहुत तेज़ चल रही हो जहाँ पर। वो वीड्स हैं, वीड्स कहते हैं ऐसे कुछ पौधे जो जंगली घास वगैरह जो उग जाते हैं पानी वगैरह में या खेतों में, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, बेकार होती है, यूजलेस होती हैं प्लांट्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी है यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स, ठीक है, जंगली ऐसी घास ऐसे जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा वर्ड यहाँ पर रूटलेस है। रूटलेस, इसकी कोई जड़ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है समाज में, रैंक एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग अपरूटेड। इन द सेम वे पालर है, पालर मीन्स येलोइश, यहाँ पेल
फेसेस, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। क्यों? ये अनहेल्दी कंडीशन को बता रहा है, अनहेल्दी सिचुएशन को बता रहा है। इन द सेम वे स्टंटेड यहाँ पर वर्ड है। स्टंटेड का मीनिंग यहाँ पर जो है आपका है अंडर डेवलप्ड, नॉट फुली ग्रोन, यानी जो पूर्ण रूप से विकसित न हो, अच्छी तरह से पूरा विकास न हुआ हो, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड। अब देखिए हम लोग स्टैंजा को देखते हैं, इसकी एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे। गौर से देखिए किस तरह से पोएम ने नक्शा खींचा है। पहली लाइन, Far, far from gusty waves, the children's faces. दूर दूर, बहुत दूर, जहाँ पर कि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, मौसम साफ़ है। The children faces, यहाँ के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ला करके पोएट हमारे सामने रख रहा है। अब चेहरा कैसा है, आगे देखिए इसका कंपैरिजन किया है। लाइक रूटलेस वीड्स, कैसे है ये? जिनका कोई पोजीशन नहीं है, जिनका कोई रैंक नहीं है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही आगे फ्यूचर में नहीं है, ऐसे प्लांट्स जो अनडिज़ायरेबल और यूजलेस प्लांट्स होते हैं, जिनकी कोई रूट ही नहीं है, ऐसे विदाउट रूट वाले प्लांट्स की तरह से ये फेसेस हैं। और आगे कह रहा है इनके फेसेस तो हो गए लाइक रूटलेस वीड्स की तरह से। द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर, यहाँ पैलर मीन्स उनके जो पूरे चेहरे हैं, पूरा चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, ड्राई है, और उनके बाल उनके चेहरे के चारों तरफ फैले हुए हैं, बढ़े हुए हैं, जो कि उनके अनसिविलाइज्ड होने का, अनमैनर्ड होने का, अनकल्चर्ड होने का, अनएडुकेटेड होने का जो सिंबल है। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, अब यहाँ पर कह रहा है एक लड़की है जो बहुत लंबी है, लंबाई तो उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोल रहा है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, यानी उसका शरीर का भार उससे संभाला नहीं जा रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही कमज़ोर है। द पेपर सीमिंग बॉय, अब देखिए यहाँ पर लड़के कैसे दिख रहे हैं, एकदम दुबले पतले दिख रहे हैं, देखने में लग रहे हैं। विद रैट्स आइज़, और लेकिन जो उसकी आँखें हैं अंदर की ओर धंस गई हैं, एकदम छोटी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और ये लोग कौन हैं? ये बच्चे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर साइज्ड हैं, अनहेल्दी हैं। और किन लोगों के? ऐसे लोगों के ये बच्चे हैं जो कि न्यूट्रिशस फूड न मिलने की वजह से, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना होने की वजह से उनमें डिफरेंट काइंड्स की बीमारियां थीं, डिजीज़ेस थीं, अंडर डेवलप थे, उन्हीं के ये बच्चे हैं। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल्ड डिजीज़। नॉल्ड डिजीज़ मीन्स होता है ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें आदमी के हाथ पैर में जो है ऐठन टाइप से आ जाती है, और जो है कुबड़ निकल जाता है, और जो है अनडेवलप्ड होते हैं, रोगी होते हैं। मतलब वही अपने फादर की, अपने जो है पूर्वजों की, उन्हीं जो है कहानी को ये फिर दोबारा सिंबलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एज वर आवर एंसेस्टर्स फोरफादर्स, द सेम सिचुएशन, द सेम कंडीशन इज़ आवर्स, हमारी भी स्थिति वही है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये क्या कर रहा है? अपना मतलब बैठ कर के बच्चा कोशिश कर रहा अपने पाठ को याद करने की। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास कैसी है? डिम है। डिम मीन्स द लाइट इज़ नॉट सफिशिएंट, देयर इज़ नो प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं है, प्रकाश मंद है, एकदम मध्यम है, और पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, बैठा हुआ है अंधेरे में। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आँखों के अंदर एक सपना है, वो एक सपना देख रहा है, एक ड्रीम देख रहा है। क्या चीज़ का? ऑफ स्क्वारल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, कह रहा है कि मतलब कि वास्तविक नहीं, वास्तविक रूप से नहीं, वो तो बस ऐसा ही कि लग रहा है कि कमरे से बाहर
है कमरे के अंदर, लेकिन वो देख रहा है कि मुझे भी खेलने कूदने और हंसने मुस्कुराने का मुझे मौका मिले। वो बाहर की बात सोच रहा है, लेकिन कमरे के अंदर बैठ रहा है और वो जान रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता है। अब देखिए, ये तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसमें आता है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम यहाँ मैंने लिखा है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कोई राइम स्कीम नहीं, इरेगुलर है लाइंस, इसमें कोई राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया, पहले मैं बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है एनाफोरा। इसमें पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ किया गया है, यानी ये फार फार फ्रॉम ये जो सेट ऑफ वर्ड्स कई लाइन में इसको रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। और तीसरा सिमिली का यूज़ किया गया है, जैसे लाइक रूटलेस वेड्स, इसमें सिमिली का यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें मेटाफर का भी यूज़ इस जो है स्टेंजा के अंदर किया गया है। अब इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड स्टेंजा को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से आप देखेंगे। अब हम स्टेंजा नंबर 2 देखेंगे कि पोएम जो स्टेंजा नंबर 2 में क्या कह रहा है। पहले मैं एक एक लाइन जो है स्टेंजा नंबर 2 की पढ़ूंगा। इसका बिगिनिंग स्टेंजा नंबर 2 का है ऑन सॉवर से लेकर के स्टार्स ऑफ वर्ड्स तक। इसमें सॉवर का मीनिंग है अनप्लेजेंट, डोनेशंस मीन्स होता है थिंग्स गिवन एज गिफ्ट्स, शेक्सपियर्स हेड का यहाँ पर मीनिंग है पिक्चर और स्टैचू ऑफ शेक्सपियर, डॉन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग या बिफोर सनराइज, और बेल्ट का मीनिंग होगा हैविंग बेल्स या सिविलाइज्ड सोसाइटी। आइए हम देखते हैं अब इस जो स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है। ऑन सॉवर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dawn riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for those children these windows not this map their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। इस स्टैंजा में पोएट ने बताने की कोशिश किया है कि some things are natural and some things are artificial. When we are unable to have natural things, to have natural climate, to have the natural goodness, we satisfy ourselves with the help of their photographs, with the help of their maps, with the help of their artificiality, with the help of imagination, and with the help of only dreams. Because in actual, the real world, the real parameter, the real happiness, the real goodness is with the people of high class, high rank, high order. They have got the power, they have got the rank, and they have got the desire. They can change the parameters of the world, they can change the future of the world, and they can have the things what they desire. Whereas the children which are in the slum, they are uncivilized, they are leading a life like an underdog, and they are underprivileged. So how their life is full of misery, let us see in this stanza. इस stanza में हम ध्यान से देखेंगे। पहली लाइन कह रहा है on sober cream walls, यानी जो क्लास है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर वाइट वॉशिंग की गई है। जब ये वाइट वॉशिंग बहुत पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है, डिके हो जाती है, तो उसका रंग मटमैला पड़ जाता है, भद्दा पड़ जाता है, रूखा पड़ जाता है, एकदम डल बेकार दिखाई देती है। वही यहाँ पर यूज़ किया गया है कि द क्लासरूम वॉल्स आर टोटली अगली इन मिजरेबल कंडीशन, देयर वाइट वॉशिंग हैज़ फेडेड। उनकी वाइट वॉशिंग क्या होगी, एकदम बेकार हो गई है। फिर आगे कह रहा है डोनेशंस,
और इनके ऊपर, इन दीवारों के ऊपर क्या है, जो लोगों ने अपने समाज के उच्च वर्गीय लोगों ने कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत इस विद्यालय के लिए दान में दिया है, कोई चीज़ दान में दिया है, पैसा दान में दिया है और फैसिलिटी कोई चीज़ दान में दिया है, उसको यहाँ पर लिखा गया है, दिखाया गया है। और क्या दिखाया जा रहा है, शेक्सपियर्स हेड, जैसा कि हमारे यहाँ प्रचलन है कि दीवारों पर उसकी जो है नदियों की और पेड़ों, अच्छे पेड़ों की और जो है जीवों की और पहाड़ों की और महान जो है हस्तियों की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है शेक्सपियर की एक मूर्ति या फ़ोटो पिक्चर को पेंट किया गया उस दीवार पर देखने के लिए कि देख लीजिए यहाँ लिटरेरी फिगर को, शेक्सपियर को, ये बहुत महान हस्ती थी। और इसके साथ में कह रहा है क्लाउडलेस एट डॉन, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभी सुबह है, एट डॉन, सुबह के पहले का, जैसे मतलब कि यहाँ, हालांकि यहाँ धूप नहीं है, लेकिन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कह रहा है कि यहाँ दिखाया गया है कि देखिए कैसे यहाँ के जो है लोग हैं, कैसे यहाँ के जो है मंजिलें हैं, भवन हैं, मकान हैं और किस तरह से ये लोग अपने शहर में चल रहे हैं। आगे कह रहा है बेल्ड फ्लावरी टारलीज वैली, एक घाटी है जिसमें क्या है, समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं जो फूलों से, हरियाली से, महक से भरी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है कि जब आदमी के अंदर पावर है तो अपने पावर से कहता है यहाँ तक मेरी बाउंड्री है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रसा है, जर्मनी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे आर मिस यूजिंग देयर पावर, दे आर मिसलीडिंग द पीपल, दे आर जस्ट ओनली यू कैन से यूजिंग द पीपल फॉर देयर ओन पर्पज़। वो अपनी बाउंड्री को जब चाहें जहाँ तक बढ़ा लें, जब चाहें उसको जो है सही चीज़ अपने पास कर लें। तो बोल रहा एक्चुअल में जो वर्ल्ड का जो मैप है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु हैव गेन्ड द पावर, who are super power, who have got the special rank, order in the world, उनका तो स्पेशल नक्शा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इनकी तकदीर को, इनकी बाउंड्री को, इनके पैरामीटर को तो बस एक क्लासरूम के अंदर ही अंडरलाइन कर दिया गया है, इनकी फैसिलिटीज़ को लिमिटेड कर दिया गया है और इनको कह दिया गया है कि यही तुम्हारी दुनिया है और इसमें ये जो नक्शा मैं बना रहा हूँ, इसी वर्ल्ड को तुम वर्ल्ड समझो और इससे आगे तुमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर इसका मीनिंग है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मीन्स इट इज़ आर्टिफिशियल, दिस मैप is artificial, this map of the world is artificial, made on the scales का यूज़ करके बना दिया गया या ड्रा कर दिया गया, बस the actual boundary is defined by the power holders, by the super powers, उनके द्वारा की जाती है। and yet for the children these windows not the map, not this map, दे वर्ल्ड, कह रहा फिर भी ये दुनिया की जो नक्शा दिखाया जा रहा है ये इनके लिए कोई मायने रखता है, बल्कि हाँ इस जो है दीवार में जो खिड़कियाँ बनी गई है, ये खिड़कियों से जो हवा आ रही है, ये बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, यही इनका दुनिया है, यही इनका सपना है। और कह रहा नॉट देयर वर्ल्ड विल वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और चारों तरफ तो इनका जो भविष्य जो है अंधकार है। देयर इज़ नो फ्यूचर, there is no future appearing before them, कोई उनका भविष्य उनका नहीं है, भविष्य उनका अंधकार है। a narrow street sealed in with a lead sky, और इनके जो घर हैं चारों तरफ गली मोहल्ले, उसमें न तो कोई जो है किसी चीज़ का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत ही तंगहाली वाली ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं और चारों तरफ जो है पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, गंदगी ही गंदगी है। और ये फार फार फ्रॉम रिवर्स, और इनकी ज़िंदगी तो उन नदियों से, उन घाटियों से और उन आसमान से और उन पहाड़ियों से और वो जो तारों की जो दुनिया है, कल्पनाओं की दुनिया है, उनसे तक बहुत दूर कहीं रियलिटी जो कुछ और है, इनकी दुनिया कुछ और है। ये इस जो स्टैंजा में समझाने की कोशिश की गई है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस जो है स्टैंजा में जो
ये पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत से मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं और साथ साथ में इसके अंदर जो है कुछ जो है स्पेशल इमेजिनेशंस यूज़ किए गए हैं और इसके अंदर जो है साथ साथ में एनाफोरा भी यूज़ किया गया है। फार फार फ्रॉम में आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें जो है इसी जो है फार फार वर्ड को रिपीट भी किया गया है तीनों, साथ साथ में इसमें अलिट्रेशन भी है और एफ कॉन्सोनेंस भी है क्योंकि एफ एफ की साउंड आ रही है और साथ साथ में इसमें एनाफोरा भी है क्योंकि इसी वर्ड को दोहराया गया है। पहले भी स्टेंजा में भी आ चुका है, दूसरे में भी आ रहा है, बार बार इसको दोहराया जा रहा है। इस तरह से हमने दूसरे स्टेंजा का यहाँ पर मीनिंग पूरा कवर किया और पोएटिक डिवाइस को देखा। अब हम तीसरे स्टेंजा के मीनिंग को और बाकी चीज़ को समझेंगे। अब हम जो है तीसरे स्टेंजा का यहाँ पर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और इसकी स्टार्टिंग है श्योरली से लेकर के डॉट 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 अप टू बिग एज डूम। यहाँ पर देखिए पहला इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है एंडलेस नाइट, जिसका मीनिंग है एवर लास्टिंग नाइट, यानी ऐसी अंधेरी रात जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, ऐसा डार्कनेस जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। डूम का मीनिंग है हेल या रूइन, ऐसी बर्बादी या तबाही जो कि हमेशा हमेशा की हो, जो कभी ख़त्म होने वाली न हो। आइए हम एक एक लाइन का आप देखते हैं। इसमें श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पर कहा जा रहा है शेक्सपियर को बुरा भला नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इन बच्चों के लिए शेक्सपियर की जो तस्वीर उस पर बनाई गई है और कहा गया शेक्सपियर को देखो और पढ़ो कितना महान था, क्या था, मतलब इन बच्चों के लिए ये शेक्सपियर एक बुरा साबित हो रहा है, अच्छा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। और द मैप अ बैड एग्जाम्पल इन द सेम वे, जो दीवारों पर जो पूरे संसार का जो नक्शा खींचा गया है और घाटियों का, समुद्र का, वो भी इनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो असली नक्शा तो जो पावर होल्डर हैं, जो रैंक और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो बनाते हैं, इनके अंडर में कुछ भी नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लॉ टेम्पटिंग देम टू स्टील, बोला और इस जो है दीवार के ऊपर जो तरह तरह के जहाज़ हैं, सूरज हैं, सितारे हैं, जो चीज़ भी दिखाई दे रहे हैं, इसको देख करके इनके मन के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत ही लिमिटलेस कंडीशन में रह रहे हैं, अनहेल्दी कंडीशन में रह रहे हैं, इनके अंदर एक चोरी की भावना, एक जो है गलत जो है बैड क्वालिटी इनके अंदर अराइज हो जाएगी। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, इनका तो जीवन जो है क्या रहा है, बहुत ही नीरस है, बहुत ही दुभर है, छोटे छोटे झोपड़ियों और झुग्गियों में ये अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। और कह रहा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और बाहर भी अंदर भी जहाँ कहीं भी देखा जाए इनकी ज़िंदगी में क्या है, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है, डार्कनेस ही डार्कनेस है, कहीं इनको उजाला या लाइट या होप दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन, बल्कि क्या है यहाँ पर आया स्लैग हीप। स्लैग हम जानते हैं जैसे मेटल्स वगैरह का जो मेटलर्जी होता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ में जो कारखाने होते हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो इनके भी रहने की जगह ऐसी है जहाँ पर जितनी वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट, गंदगी वगैरह चारों तरफ फैला हुआ है, कोई वहाँ हेल्थ एंड हाइजीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, मतलब ऐसी गंदी और मलिन बस्ती में चारों तरफ जहाँ गंदगी ही गंदगी है, वहाँ पर जो है ये दिखाई दे रही है। और बोला दी चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाई बोन्स, और बोला इनके तो शरीर के ऊपर क्या है, पूरी शरीर हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, चमड़ियाँ हैं, यानी ये तो एकदम जो है पोषक तत्व न मिलने से, न्यूट्रिएंट्स न मिलने से और जो है बैलेंस डाइट न मिलने से इनकी हेल्थ एकदम ख़राब हो गई है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और इनकी आँखें, आँख की रोशनी जो है बहुत बेकार हो गई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चश्मे लगी हुई है, इनकी आँख की रोशनी घट गई है, ये देख सही से नहीं पा रहे हैं। लाइक पोर्टल बिट्स ऑन स्टोन्स ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स, बोला इनकी पूरी ज़िंदगी तो बस केवल झुग्गियों में बीत रही है, अंधेरे में बीत रही है, अंधकार में बीत रही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो बोल रहा है कि ये जो मैप है इनका, दुनिया का जो बाउंड्री है वो तो कह रहा है चारों तरफ धब्बा है, चारों तरफ अंधेरा है। ब्लॉट यहाँ पर आया है, ब्लॉट मतलब कि उसके ऊपर पूरा पानी फेर देना,
बेकार कर देना, वेस्ट कर देना, ये देख करके, ये पढ़ करके नक्शा या इस दीवार के अंदर महान आकृतियों और लोगों को देख करके इनकी जीवन बदलेगी नहीं, बल्कि इनकी जीवन, इनकी लाइफ, इनके फ्यूचर के ऊपर एक अंधकार, हमेशा हमेशा का अंधकार, नेवर एंडिंग डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। ये स्टेंजा में कहने की कोशिश की गई है। अब जो है इस स्टेंजा में हम पोएटिक डिवाइसेस देख रहे हैं। पहली ही लाइन में श्योरली और शेक्सपियर में आप देख रहे हैं एस यानी कॉन्सोनेंस है, यानी अक्षर कॉन्सोनेंट एस का रेपिटेशन किया गया है, तो इसमें कॉन्सोनेंस का एग्जांपल है। उसी तरह से शिप्स एंड सन्स में भी एस की जो है रेपिटेशन किया गया है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंस है। इन द सेम वे यहाँ पर देखिए यूज़ किया गया है एंडलेस नाइट, इसको यूज़ किया गया एवर लास्टिंग डार्कनेस की तरह से यूज़ किया गया है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, इसमें भी कॉन्सोनेंस है, एस साथ में आया है। बोटल बिट्स, इसमें भी कॉन्सोनेंट बी का दोनों में यूज़ किया गया है, तो इसमें भी कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम तो कोई है नहीं, इरेगुलर है, और साथ साथ में इसमें कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया गया है। अब इसके बाद हम जो है लास्ट स्टेंजा नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम जो इस पोएम के जो लास्ट कंक्लूडिंग स्टेंजा है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके मीनिंग को लाइन बाय लाइन एक एक देखेंगे। देखिए स्टेंजा नंबर 4, इसका बिगनिंग है अनलेस ... अप टू इज़ द सन। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसे पहला वर्ड है कैटाकॉम्स, इसका मीनिंग है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, या अंदर के हिस्से में जो बंद, मतलब कि छोटे छोटे शेल्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए यूज़ किया गया है। दूसरा वर्ड है अजूर, जिसका मीनिंग है स्काई ब्लू, यानी नीला आसमान। और तीसरा वर्ड है गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड स्टैंड्स फॉर गोल्डन सैंड ऑन द बीच, यानी समुद्र के किनारे की जो बेहतरीन जो रेत होती है उसके लिए यूज़ किया गया है गोल्ड सैंड्स। और फोर्थ जो है यहाँ पर वर्ड है सन। यहाँ पर यह समझना है कि सन को सिंबॉलिक इमेजरी की तरह से यूज़ किया गया है। और ये सन स्टैंड्स फॉर, ये सन किसके किसके लिए यूज़ किया गया है? एज वी नो, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, सन इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, सन आल्सो स्टैंड्स फॉर विजडम, सन आल्सो स्टैंड्स फॉर पावर, एंड सन आल्सो स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी एंड एनर्जी। अब इस तरह से हम अब आइए इस जो है पोएम की आखिरी स्टैंजा की एक एक लाइन का मीनिंग समझें। लास्ट कंक्लूडिंग स्टैंजा में पोएट ने एक सजेशन दिया है, एक एडवाइस दिया है, एक अपना प्रपोजिशन दिया है और इन्विटेशन दिया है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, हाउ कैन वी रिफाइन एंड हाउ कैन वी अपग्रेड द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन of the people and their young ones who are leading a life of uncertainty, who are leading a life of black future or an endless darkness. How can we improve them? How can we give them some gift? How can we develop them? इसमें कवि ने बताया है, देखिए पहली लाइन में कह रहा है unless, जब तक कि, यानी ऊपर की जितनी चीज़ें थी इनका उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, अनलेस की टिल, जब तक कि गवर्नर मीन्स द रूलर, द कंट्रोलर, द कमांडर, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, ऐसा व्यक्ति, एंड द इंस्पेक्टर, द विजिटर, ये सभी लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी चीज़ों के लिए, ये सब लोग जब क्या ना करें, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। ये जो है, ये जो दीवारें हैं या ये जो नक्शे हैं, ये सब के सब तो उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, उनके भविष्य को उजाड़ दिया है, उनके भविष्य के आगे अंधकार आ गया है। लेकिन क्या कह रहा है अब, इनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको यहाँ से बाहर निकालो, मीन्स के लेट देम कम आउट, को बाहर आने दीजिए, उनको बाहर आने दीजिए, उनकी खिड़कियों को खोलो, दरवाज़ों को खोलो और उनको बाहर की दुनिया को दिखाओ, और ब्रेक द टाउन, शहर से बाहर आएँ, एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, उन्हें कहाँ ले जाओ? वास्तविकता की ओर। जो आर्टिफिशियलिटी है, जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ मैप है, जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ माउंटेन्स है, जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ ग्रीनरी है, ग्रासलैंड है, बोला वहाँ आर्टिफिशियल चीज़ से हटा करके इनको नेचर और जो नेचुरल थिंग्स, जो रियल
रियल थिंग्स हैं वहाँ पर इनको ले जाया जाए, हरे वास्तविक हरे मैदानों में ले जाएं और एंड मेक देयर वर्ल्ड, और बताएं कि ये इन चीज़ों से दुनिया बनती है। रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और समुद्र की किनारे, लहरों को किनारे जहाँ रेत ही रेत हो, चमकीली रेत हो, फैली हुई हो, वहाँ पर इनको ले जाया जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और बल्कि जो किताबों के पन्नों में जो अक्षरों को ये देख रहे थे, वास्तविक प्रकृति के जो वास्तविक पढ़ाई है, टीचिंग है, मोरल्स है, और वहाँ से ये सीखें, वहाँ से ये पढ़ें कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ इन रियल, what the life is in reality, and what the mountains, rivers, sky and other natural things are in real, ये उसको वो जाने। और आगे कह रहा है history theirs whose language is the sun, क्या बात कहा है। इतिहास वही लोग बनाते हैं, इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है, नाम उन्हीं लोगों का होता है। वी रिमेंबर देयर नेम, वी रिकॉल देयर नेम, वी गो टू देम, टू विच टाइप ऑफ पीपल, कैसे लोगों के पास हम जाते हैं, बोला ऐसे लोगों के पास लोग जाना पसंद करते हैं जिनके पास क्या हो, इज़ द सन, जिनके पास लाइट हो, जिनके पास होप हो, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास विजडम हो, जिनके पास पावर हो, जिनके पास कैपेसिटी हो, जिनके पास होल्ड हो। तो रियल में ये जो लाइट, नॉलेज, विजडम, पावर और कैपेसिटी होल्डर्स जो हैं, चाहिए कि इन अपने में से इनको भी शेयर करें और इन बच्चों की ज़िंदगी को भी क्या, लाइफ को भी क्या बनाएं, हैप्पी बनाएं, ग्लोरियस बनाएं। और देश का विकास अगर हम चाहते हैं तो हमें इन लोगों का भी विकास करना पड़ेगा, इन्हें भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पोएट इन द एंड ऑफ द स्टेंजा। इस तरह से कविता ख़त्म हुई और मैंने पूरा कोशिश किया समझाया। अब आप लोग जो है इस बुक के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करें और सेंट्रल आइडिया लास्ट में इसको भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से पोएम को देखें, जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करना ना भूलें। आप लोग देखने में भूल जाते हैं कि हमें लाइक भी करना वीडियो को।